नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन सेंटर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाऊंगा, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की। वर्ण में वर्णमाला हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या होते हैं, ध्वनि होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि बोलते हैं, और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि कहते हैं। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको ध्वनि बोलते हैं, और इस ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग आंसर क्या देंगे? हम लोग वर्ण देंगे। ठीक है। यदि इसमें ऑप्शन में ध्वनि रहता है तो हम लोग ध्वनि को भी ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग वर्ण की। तो वर्णों को क्या होता है, हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं स्वर, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्यंजन। ठीक है। तो आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं वर्णों का। तो क्या होता है, जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है, जब सभी वर्णों को मिला दिया जाए, जब स्वर को और व्यंजन को जब क्या होता है, जब स्वर को और व्यंजन को मिला दिया जाए तो क्या होता है, हमारा वर्णमाला बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम ये जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, वर्णों की संख्या क्या होता है, 52 होता है। ये देखिए, एग्जाम में बहुत सारे बुकों में अलग अलग रहता है, लेकिन ये क्या होता है, एग्जाम में कहीं भी पूछा गया तो आपका ये 52 ही पूछा गया है। ओके, आगे बात करते हैं ये कैसे 52 होते हैं, किस तरह से। ठीक है, देखिए सबसे पहले कितना होता है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होता है। स्वर की बात किया जाए, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो आपका क्या होता है, 4 होते हैं। उसके बाद आगे बात की जाए द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं, ये ढ मतलब दो द्विगुण व्यंजन होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है आपका कि अनुस्वार और विसर्ग ये कितने होते हैं। तो आपका देखिए, ये जो होता है आपका अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों मिलाकर क्या होता है आपका 2 होते हैं। एक आपका जो अंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, और जो अह होता है उसको बोला जाता है विसर्ग। ठीक है। इस तरह से यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 52। ओके, ठीक है। और आगे देखिए, अब देखिए जो ये आपका जो अनुस्वार होता है, इस अनुस्वार को या विसर्ग को हम लोग अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है अनुस्वार या विसर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो अनुस्वार या विसर्ग को अयोगवाह वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्यों? एक चीज़ ये देखिए, इनको अयोगवाह वर्ण के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन इनको वर्णमाला में क्या होता है, कोई स्पेशल एक तरह से बोला है कि इनका जो होता है काउंटिंग नहीं होता है। जैसे बोला, जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया है यहाँ पर कि अनुस्वार या विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग न तो स्वर में होता है और न ही व्यंजन में होता है। इनको सिर्फ वर्णमाला के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं होती है। आगे देखिए, अगर व्यंजन की बात किया जाए तो कुल क्या होता है, कुल कितने व्यंजन, कुल 36 व्यंजन होते हैं। इन 36 व्यंजन में क्या होता है, 3 व्यंजन को निकाल दीजिए और स्वर को, ये क्या होते हैं, कुल मिलाकर संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें हमारे जो कुल व्यंजन 36 व्यंजन होते हैं, इन 36 व्यंजनों में 3 व्यंजन और एक स्वर को लेकर कुल क्या होते हैं, आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, ओके। अब बात की जाए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा में क्या होते हैं, कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो और उनका कैसे, उनके बारे में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है इस तरह से। जैसे क्या होता है, जो छ होता है आपका क प्लस स, इससे मिलकर बना होता है। क प्लस स, इसमें भी हमको ध्यान देना होगा कि क के नीचे हलंत होना चाहिए। क के नीचे यदि हलंत नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। क प्लस स भी मिल सकता है, क प्लस इस पर हलंत लिखा होगा, या फिर आपका यहाँ पर क पर हलंत लगा के कोई और स लिखा होगा, मूर्धन्य स, दंत स, इस तरह से चेंजिंग होंगे। ठीक है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं त्र की। त्र जो होता है आपका, ये त्र त प्लस र से मिलकर बना होता है।
सबके नीचे क्या होता है इसमें देखिए फ्रेंड, जितना ये होता है सबके नीचे हलंत लगा होता है, उसके बाद वाले में क्या होता है हलंत नहीं लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है आपका छ का क्या होता है क प्लस स, त्र क्या होता है त प्लस र, ज्ञ क्या होता है ज प्लस इ, और ये होता है स्र। स्र का क्या बनता है आपका ताला बेसा और र। इस तरह से ये बनता है। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं तो हम लोग देखते हैं अब आगे स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर की हम लोग बात किया जाए तो स्वर को देखिए वैसे अलग अलग किताबों में अलग तरह से डिवाइड किया गया है, लेकिन हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें इस तरह से हम लोग इस तरह से हमने डिवाइड किया है कि स्वर को क्या हो 3 तरह से विभाजित किया गया है। वो किस तरह से है आपका, एक बनावट के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर या उसको उच्चारण के आधार पर भी डिवाइड किया जाता है, और एक होता है आपका अनुनासिक के आधार पर, और जो है बुकों में दिया गया है आपका मुख के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, उसके आधार पर भी क्या हुआ है दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके आधार पर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसको यहीं पर देख लेते हैं अनुनासिक के आधार पर। ओके, हम लोग ये देखते हैं अनुनासिक के आधार पर। अनुनासिक के आधार पर इसको क्या, उसको 2 भागों में बांटेंगे, एक होता है अनुनासिक और दूसरा आपका होता है निर्नुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जब नाक और मुख से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। ओके, और निर्नुनासिक क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण केवल मुंह से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण केवल मुंह से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निर्नुनासिक वर्ण। तो इसमें क्या होता है, निर्नुनासिक वर्ण में क्या होता है अ से अ तक होता है। अनुनासिक में क्या होता है आपका अंग, अंग, इया, अड़ा, न, म, ये सब क्या होता है आपका निर्नुनासिक में आता है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं इनको जो होता है हम लोग पंचाक्षर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको जो होता है आपका पंचाक्षर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग उसके बाद देखते हैं हम लोग बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर स्वर को कैसे बांटा गया है, तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी व्याकरण में क्या होता है आपका स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है। इन स्वरों को क्या होता है 3 वर्गों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है, आपका क्या होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और आपका क्या होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है आपका, ह्रस्व स्वर में आपका अ, ई, उ और री ये आते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और ये इनकी संख्या कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या आता है आपका ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से क्या होता है इनको ऐड कर दो तो क्या होता है इनकी संख्या टोटल कितनी आती है 11। इसलिए हम लोग बोलते हैं हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या क्या होती है 11 होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों को क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ये पढ़ा बनावट के आधार पर। दूसरा हम लोग पढ़े, इसके हम लोग पहले ही पढ़ लिया अनुनासिक के आधार पर। अगला हम लोग देखेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर एक चीज़ और, उसके पहले देखिए सर, आपका ये जो होता है आपका संयुक्त स्वरों की रचना के बारे में आपका पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया तो जानिए। जब क्या होता है आपका अ और आ ये दोनों जात जब ई और बड़ी ई से मिलते हैं तो ए बनता है। जब अ और आ क्या होता है ए से मिलता है तो क्या होता है ए बनता है। और जब आपका ओ और बड़ू से मिल जाते हैं तो क्या होता है आपका ओ बनता है। उसके बाद जब अ और आ क्या होता है आपका ओ से मिलता है तो आपका औ बनता है। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं मात्रा के आधार पर। देखिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर क्या होता है स्वर क्या होते हैं, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका क्या होता है प्लुत स्वर। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर,
ठीक है। और एक हम लोगों ने पढ़ा संयुक्त स्वर। यहाँ पर क्या बस क्या डिफरेंट है, ये आपका क्या डिफरेंट है, बस ये प्लस स्वर एक नया आ गया है, बाकी सब कुछ उसी तरह से होता है, बस इनका क्या होता है डिफिनीसन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे मात्रा के आधार पर स्वरों के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होती है, स्वतंत्र, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। और इनको जो होता है छंद शास्त्र में को लघु मात्र या एक मात्रिक स्वर के भी नाम से जाना जाता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है, एक क्या होती है, स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। इनको छंद शास्त्र में लघु मात्रा या फिर एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका मैंने पहले ही बता दिया, पीछे बनाट का जैसे होता है आपका अ यू री, इस तरह इसमें भी होता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में भी क्या होता है आपका, दीर्घ स्वर में क्या होता है, ये जो स्वर होते हैं दीर्घ स्वर जो होता है ये क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये क्या होता है, ये ह्रस्व स्वर से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होती है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है, तो इस तरह से और मेरे क्या होता है, आ बनते हैं। छोटी में क्या होता है, बड़ी बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। और इन्हीं को हम लोग क्या होते हैं, छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र में क्या होता है, इन्हें गुरु मात्रा या फिर गुरु मात्रा या फिर द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए आप प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर अगला हेडिंग है आप लोग का, क्या, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर वे होते हैं जिनमें क्या होता है, तीन मात्राएं, एक तरह से बोला जाता है कि तीन मात्राएं होती हैं, तीन मात्राएं होती हैं। इनको बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। हम लोग बोलते हैं ना राम, ओम से ना, ओम, राम, श्याम, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या होते हैं, आराम से बोला जाता है। तो ये आता है आपका प्लुत स्वर। आगे देखिए ये स्वर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड एक्चुअली इसमें मैं आप लोग को कोशिश करूँगा पूरा स्वर व्यंजन खत्म हो जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे आप लोग देखिए व्यंजन। तो व्यंजन हम लोग बात करते हैं, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन उन वर्णों या अक्षरों को कहा जाता है जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन भी क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये क्या होता है, ये स्वरों पर आश्रित होते हैं। और एक बात किया जाए तो प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, छोटा और छिपा रहता है, छोटा या छिपा रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क, इसमें क्या होता है, इसमें अ छिपा होता है, इसमें क्या होता है, अ छिपा होता है, लास्ट में आता है ना जैसे क। जैसे हम लोग बात करें इंग्लिश में, हम लोग पढ़ते हैं ना कि क, तो हम लोग क्या होता है कहीं के देखेंगे बुकों में के ए लिखा होता है, तो यही ए से मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसमें अ होता है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को भी क्या होता है, तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका होता है स्पर्श व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, इसको अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है उष्म व्यंजन, इसको संघर्षीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, आगे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। देखिए, तो ये जो स्पर्श व्यंजन होता है, ये व्यंजन जो होता है ये वर्गों में विभाजित होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होता है ये वर्गों में विभाजित होता है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और उसके बाद क्या आ जाए, जो स्पर्शी व्यंजन वर्गीय व्यंजन होता है इनको 5 वर्गों में बांटा गया, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 करके, मतलब हर वर्ग में मतलब 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो उच्चारण करते समय एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या होता है, उच्चारण करते समय व्यंजन को मुख के क्या होता है, विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। जैसे आपका क्या होता है, कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, मूर्धा का मतलब क्या होता है, जीभ होता है, ग्रंथ हो गया, ओष्ठ हो गया और नासिक। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्या होता है, इनका उच्चारण होता है। आगे हम लोग जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन में हम लोग कौन कौन से, जैसे हमने बताया था ना कि ये वर्गों में विभाजित होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है,
ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। तो क वर्ग में जैसे हम लोग पढ़े हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हो गया। अब देखिए इनको, इन जो वर्गीय व्यंजन होते हैं इनको लर्न करने का एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। वो सूत्र इस तरह से होता है, इसको हम लोग ऐसे लर्न करते हैं। अकुह विसर्गानाम कंठ, अकुह विसर्गानाम कंठ, इचु यसानाम तालब, ऋतु रसानाम मूर्धन, ऋतु रसानाम मूर्धन, तंत उपू नाम ओष्ठ, इसके फार्मूले होते हैं। तो हम लोग देखते हैं फार्मूले के बारे में एक एक करके। सबसे पहले क्या है, अकुह विसर्गानाम कंठ, अकुह विसर्गानाम कंठ, अर्थात ये कंठ से या गले से निकल इनका उच्चारण स्थान होता है। इसमें देखिए हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए आगे, तो जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे, ध्यान देने की बात कर रहे थे। इससे अ में क्या होता है, हम लोग को ध्यान देना होता है, जो अ और आ, इसका मतलब ये होता है अ और आ दोनों। और देखिए ये कु का मतलब होता है आपका क वर्ग, लेकिन क वर्ग में क्या है आपका, केवल क वर्ग में अंग नहीं हो, मतलब हर वर्ग इस फार्मूले के अनुसार आप लोग जब भी ध्यान देंगे, इससे क्या है, अको विसर्गा नाम कंठ है, तो क वर्ग आ रहा है सबसे पहले। तो क वर्ग हम लोग क्या करेंगे, उसका पांचवा वर्ण मतलब अंग को नहीं लेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे च वर्ग आ जाए आपका, सॉरी च वर्ग आए आपका, चाहे ट वर्ग आए, इस तरह से क्या होगा, इसका आप लोग पांचवा वर्ड हम लोग को नहीं लेना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं क ख ग घ, ह से ह हो जाएगा विसर्गा नाम, विसर्गा नाम, सॉरी 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 आगे देखिए, विसर्गा नाम, विसर्गा नाम का मतलब क्या हो गया आपका, विसर्गा नाम का मतलब केवल विसर्ग को लेना है, इसमें आपको अनुस्वार को नहीं लेना, नहीं विसर्ग को, ठीक है। तो विसर्ग में क्या होता है, अह होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे में आपका क्या है, इचु यसा नाम तालव्य, इचु यसा नाम तालव्य, इसका मतलब तालु से उच्चारण होने वाले वर्ड हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ई का मतलब ई या बड़ी, चू का मतलब क्या होता है च वर्ग, च छ ज झ इ, य का मतलब य, सा का मतलब क्या होता है आपका तालव्य से इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स हो गया, शरीफा से जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग ये देख रहे हैं आपका क्या है, आपका आगे तीसरा, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, इसका उच्चारण मूर्धा से अर्थात जीभ से होता है, मूर्धा से अर्थात जीभ से। इसमें क्या होता है आपका ऋषि हो जाएगा, ट वर्ग में ट ठ ड ढ आ जाएगा आपका, ट वर्ग में ट ठ ड ढ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद र से र और ये स से मूर्धन्य स। उसके बाद लास्ट है आपका ऋतु रसानाम दंत, ऋतु रसा में आपका क्या हो जाएगा, री आ जाएगा और त वर्ग का 4, पाँचवा छोड़ देंगे, त थ ध ध, और ये लसा का मतलब ल और स, ल और स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें ये हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक आपका बचा हुआ है, ठीक है, ये आपका लास्ट बचा हुआ है उपनाम ओष्ठ, उपनाम ओष्ठ मतलब ओष्ठ से उच्चारण होने वाले सब अच्छा वर्ड। आपने देखिए इसमें, तो इसमें क्या होता है ऊ हो जाएगा, और प वर्ग में क्या होता है प फ भ भ, म नहीं आएगा आपका, म क्या होता है आपका, तो हर वर्ग का पांचवा वर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका अनुनासिक में आता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ वर्गों के बारे में अलग से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, इससे पूछा जाता है कि कौन कौन ऐसे वर्ड है दंतोष्ठ वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड जो क्या होते हैं दांत और ओठ दोनों से मतलब उच्चारण करते हैं, दोनों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, तो हम लोग क्या कहते हैं दंतोष्ठ वर्ड। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है आपका, इसमें कभी कभी ऑप्शन में आपका वह भी आता है और फ भी आता है, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि आपका क्या होता है व और फ दोनों आ गया, तब तो हम लोग व को ऑप्शन करेंगे, और यदि ऑप्शन में क्या है आपका केवल फ है तो हम लोग फ को ऑप्शन देंगे, क्लिक करेंगे। यदि आपका फ नहीं केवल व है तो और अच्छी बात है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन क्या होता है, जो नाक से उच्चारण होते हैं, ठीक है। जैसे हमें बताते हैं हर वर्ग का पाँचवा वर्ड, ठीक है, हर वर्ग का पाँचवा मतलब अंग, इ, अड़, न और म, ये क्या होता है आपका नासिक व्यंजन, जो था जो क्या होता है नाक से उच्चारित होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पूछा जाता है कंठ तालव्य वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे वर्ड जो क्या होता है कंठ और तालु से जिनका उच्चारण करते हैं, क्या होता है स्पर्श होते हैं, वो कंठ तालु से निकलते हैं, उनको क्या होता है हम लोग कंठ तालव्य वर्ड बोलते हैं।
जैसे आपका क्या होता है ए और ए होता है। उसके बाद आपका क्या होता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कंठोष्ठ में क्या होता है, हम लोग कंठोष्ठ में आपका क्या होता है, आपका ओ और वो होता है, तो कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलते हैं, मतलब दोनों एक साथ स्पर्श करते हुए निकलते हैं, हम लोग कंठोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पूरा क्या होता है वर्गीय व्यंजन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं अगला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इस अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर के भी नाम से जाना जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर के भी नाम से जानता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसमें ये इसके बारे में ये बताया जाता है कि आपका क्या था, जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु का अवरोध कम होता है, अर्थात श्वास हमको क्या होता है कम लगाना पड़ता है, कम श्वास की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में बात किया जाए, वे व्यंजन जो क्या होता है पूर्ण रूप से कंठ तालु दंत जीभ को स्पर्श करके नहीं निकलते, मतलब ये पूर्ण रूप से जीभ और हमारे जो दंत तालु है, जो हमारी जो पीछे छः के बारे में बताया गया आपका कंठ तालु दंत जीभ, ठीक है, तो ये क्या होती है इनको स्पर्श करते हुए नहीं निकलते, अर्थात ये केवल सांकेतिक स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है, और देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या के बारे में बात किया जाए तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनमें ये कौन कौन से होते हैं आपका य र ल व, य र ल व, य र ल व, य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं, य र ल व, य र ल व, इनको क्या हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या फिर इनको क्या बोला जाता है अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोला जाता है अर्धस्वर। अब हम लोग आगे देखते हैं आपका उष्प व्यंजन के बारे में। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है उष्प व्यंजन। देखिए उष्प व्यंजन, उष्प व्यंजन, उष्प व्यंजन या फिर इसको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होता है श्वास रगड़ कर उत्पन्न होता है, अर्थात क्या होता है जो रगड़ कर निकलते हैं या संघर्ष करते निकलते हैं, और इन एक तरह से बोला जाता है कि इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय गर्मी का महसूस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको उष्म व्यंजन बोला जाता है, और ये संघर्ष करते हुए निकलते हैं इसलिए संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो आपका स ह, मतलब आपका क्या होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये क्या होता है आपका उष्प व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस तरह से उसके बाद देखिए एक आपका पूछा जाता है कभी कभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में भी पूछा गया है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन उनको कहते हैं जिनको क्या होता है जो तालु को पूरी तरह से रगड़ कर बाहर निकलते हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च, छ, ज, झ, ये आपका क्या होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन को ही देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका क्या होता है ढ ढ ड और ढ, ये आपका क्या होता है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे हमने पीछे बात किया था मुख के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, जिह्वा के आधार पर डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। मुख द्वारा जो मुख को उच्चारण करने पर कैसे निकलते, जैसे बोला था ना कि क्या होता है विवृत स्वर, मतलब मुंह हल्का से खुला हो, आधा खुला हो, समृद्ध स्वर मुंह के साथ मतलब खूब खुला हो लेकिन उतना आधा भी नहीं हो, और समृद्ध आधा मुंह खुला हो, इस तरह से मतलब क्या होता है इनको डिवाइड किया गया है। देखिए विवृत स्वर में क्या उनको पसंद है ये याद करना है, विवृत स्वर में कौन आते हैं आपका, विवृत स्वर में आपका क्या आता है आ आता है, अर्धवृत्त में क्या आता है अ ऐ औ आ आता है। ठीक है, और समृद्ध में कौन आता है ई बड़ी ई ऊ और ऊ, और असमृद्ध में क्या होता है ए और आ आता है, ए और औ आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिह्वा द्वारा अर्थात जीभ द्वारा, जीभ के द्वारा भी क्या होता है, जीभ के द्वारा इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। एक आपका होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। जो जीभ के अगले भाग से निकलते हैं अग्र स्वर, जो जीभ के पिछले मध्य भाग से निकलते हैं मध्य स्वर, जो पीछे से निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका क्या होता है ई बड़ी ए और ए आता है, मध्य स्वर में अ आता है, और आपका पश्च स्वर में आ बड़ा ऊ और औ और आपका आ आता है। ठीक है, ये आते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए आपका।
उसके बाद देखिए आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया आप लोगों से कि पारसी व्यंजन में कौन आता है। तो पारसी व्यंजन में कौन आता है आपका लय आता है। लुंठी व्यंजन में कौन आता है आपका रय आता है। एक आपका होता है काकल्य व्यंजन या फिर स्वर तंत्री व्यंजन, ये कौन होता है आपका ह होता है। उसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा गया आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आपका आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, ज और फ। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ज और फ होते तो जरूर, लेकिन इसमें क्या होता है जहाँ पर ज के नीचे बिंदु होगा और फ के नीचे क्या होगा बिंदु होगा, ये वहीं पर होगा। एक्चुअली में ये जो होते हैं आपके, ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द होते हैं। एक और हम बात करते हैं नुक्ता वर्ण या फिर तल बिंदु। नुक्ता वर्ण या फिर तल बिंदु के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये भी एक तरह के वर्ण होते हैं। तो ये जो होते हैं अरबी और फारसी भाषा से संबंधित होते हैं, इनका भी हिंदी में यूज़ किया जाता है। और ये क्या होता है अरबी और फारसी भाषा के शब्द होते हैं। इनमें कौन कौन से आपका होता है, इसमें देखिए जितने भी होंगे, एक तरह से देखिए तल बिंदु का मतलब क्या होता है, जितने भी इसमें होंगे जो भी होते हैं उनके नीचे क्या होगा आपका बिंदु लिखा होता है। इसमें पीछे बताया था आपका आगत व्यंजन के बारे में। वैसे ये भी होते हैं नुक्ता वर्ण या तल बिंदु। इसमें आपका अ क ख ग च फ ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है आपका नाद कंपन या फिर घोष के दृष्टि से वर्णों का उच्चारण किया गया है, ठीक है। मतलब नाद के आधार पर, ठीक है, मतलब कि जो हम लोग कंपन के आधार से हम लोग जैसे बोलते हैं तो हमारे क्या होता है तरह से हमारे मुख के अंदर क्या होता है कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। उसके आधार पर इसको क्या होता है 2 भागों में बांटा गया। एक होता है आपका अघोष और एक होता है आपका घोष या सघोष व्यंजन। इसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं अघोष व्यंजन के बारे में सबसे पहले, ठीक है। तो अघोष व्यंजन क्या होता है, अघोष व्यंजन क्या होता है, जिनको क्या होता है जो इनको उच्चारण करने में क्या होता है हमारे स्वर तंत्रियाँ, मतलब वॉइस बॉक्स इसको हम लोग बोलते हैं। वॉइस बॉक्स हमारे स्वर तंत्रियाँ क्या होती है कंपन नहीं करती अर्थात झंकृत नहीं करती हैं, उनमें वाइब्रेशन नहीं आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अघोष व्यंजन, ठीक है। और देखिए हम बात करते हैं दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन ये क्या होता है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, जैसे क वर्ग का पहला व्यंजन क हो गया, ख, इस तरह से च, छ, ट, ठ, थ, थ, प, फ, ठीक है। ये आपका होता है अघोष व्यंजन। इसके अतिरिक्त तो जो होता है जो उष्म व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन हम लोग कौन कौन से पढ़े थे, उष्म व्यंजन हमने पढ़ा था आपका तीनों स के बारे में। आपका क्या होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं उष्म व्यंजन या फिर संघर्षीय व्यंजन। तो इसमें क्या होता है उष्म व्यंजन को केवल क्या होता है केवल ह को छोड़ दिया जाए, मतलब इस ह को नहीं लिया जाएगा। तो क्या होता है इस तरह से इस ह को छोड़ दिया जाएगा, मतलब क्या बचाएगा आपका स ह। ये आपका क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका सब अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। मतलब प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा हो गया आपका अघोष व्यंजन के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। इसके अलावा और कौन सा आता है उष्म व्यंजन का केवल स मत, ठीक है। और देखिए यदि कभी एग्जाम में पूछा गया उष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो उष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है 13 होती है। तो 13 कैसे होगा आपका 13 इस तरह से होगा कि क्या होता है प्रत्येक वर्ग का, जैसे हम जानते हैं कि 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में क्या होता है पहले और दूसरे एक हम लोग ले रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ तो 5 वर्ग हो गया, हर वर्ग में हम लोग क्या रहे 2 को ले रहे हैं, इसका मतलब 10 ये हो गया और 3 आपका क्या होगा ये उष्म व्यंजन वाला। इस तरह से इनकी संख्या क्या होती है 13 हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं उष्म व्यंजन के बाद क्या घोष व्यंजन के बाद सघोष व्यंजन के बारे में, ठीक है। सघोष व्यंजन या फिर इनको क्या हम लोग बोलते हैं घोष व्यंजन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो घोष व्यंजन में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है इनमें इनको जो उच्चारण करते समय क्या होती है हमारे स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है, मतलब उनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है उसमें। और दूसरे शब्दों की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होता है सघोष व्यंजन होता है, ठीक है।
जैसे जैसे हम लोग इसका देखते हैं क ख ग घ, इस तरह से क्या होता है हर वर्ग का हम लोग क्या लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का क्या होता है तीसरा, चौथा और पाँचवा व्यंजन हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है आपका घोष व्यंजन। ठीक, इसके अलावा आपको क्या होता है, इसके अलावा जो होता है आपका जो होता है हम लोग पढ़े अर्ध स्वर, जैसे हम लोग बोलते हैं मतलब य र ल व ह, य र ल व ह, हम लोग अर्ध स्वर में तो केवल य र ल व ह तक ही होता है, लेकिन हम लोग पढ़े थे घोष व्यंजन, तो उसमें हम लोग क्या हुआ था ह को छोड़ दिया गया, तो वो ह आकर इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका य और ल व ह। और जो सारे स्वर वर्ड होते हैं मतलब अ से लेकर अह तक, वो भी क्या होता है इस व्यंजन में आता है, घोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से बात किया जाए घोष व्यंजन के बारे में, तो घोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो क्या होता है घोष व्यंजन कौन होता है, जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है हमारे पास स्वर तंत्रियाँ क्या होती है झंकृत हो जाती है, वाइब्रेशन होता है, उनको उसको हम लोग घोष व्यंजन बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों की बात किया जाए तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का क्या होता है आपका, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा व्यंजन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण। श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण दो भागों में बांटा गया, एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है आपका दूसरा होता है महाप्राण। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पहले अल्प प्राण के बारे में देखते हैं। अल्प प्राण के बारे में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, तो अल्प प्राण के बारे में ये बताया गया है जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, जिन श्वास को उच्चारण करने में हमको कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। और दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा व्यंजन, इसमें आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग घोष में हम लोग क्या होता अलग कुछ अलग, उसमें कुछ अलग मैटर था, इसमें कुछ अलग मैटर है। ठीक है, और इसमें क्या है आप अल्प प्राण में क्या है आपका, इसमें जो होता है आपका प्रथम वर्ग, तृतीय और पंचम वर्ग, इस तरह से इसमें आपका बताया गया है। ठीक है, जैसे प्रथम में आता है आपका क ख ग और अंग आता है, च छ और ई आता है, इस तरह से इसमें क्या होता है आपका घोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद देखिए जो अल्प प्राण में कौन कौन आते हैं, अल्प प्राण में इसके अतिरिक्त क्या होता है आपका य र ल व आता है, य र ल व। इस य र ल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस य र ल को हम लोग अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं और इनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है, अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, आगे देखिए महाप्राण, लास्ट टॉपिक महाप्राण। ठीक है, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमको क्या होता है अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है। अल्प प्राण में क्या था, कम आवश्यकता पड़ती है, तो कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, इसमें क्या होता है अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे शब्दों की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए आपका, तो जैसे दूसरा चौथा में कौन आपका है, ख घ छ झ ट ढ थ ध फ होता है, ये होता है। इसके अलावा आपका क्या होता है जो उसमें व्यंजन होता है, ये उसमें व्यंजन भी क्या होता है महाप्राण में आता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें महाप्राण में हम लोग ध्यान दिया जाए तो हम इसमें तो क्या होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उसमें व्यंजन तो आता है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम लोग क्या होता है इसको इस तरह से देख सकते हैं। इससे हम लोग क्या होता है इंग्लिश में याद करते हैं कोई शब्द, पहले हिंदी में देखिए इसके बारे में इस तरह से बोला जाता है, जो ध्वनि क्या होती है, जो हकार ध्वनि वाले शब्द होते हैं, हकार ध्वनि वाले वो क्या होते हैं, वो महाप्राण के श्रेणी में आते हैं। अब देखिए हकार अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इंग्लिश के हिसाब से जिन शब्दों के क्या होता है, जिन वर्णों में क्या होता है यच आता हो वो क्या होता है हकार होते हैं, अंतिम में यच आएगा। जैसे कैसे, जैसे आपका क्या होता है के यच से ख, के यच से ख, इसमें यच आ रहा है, जी यच घ, इसमें भी आपका यच आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कोई भी, जैसे सी डबल एस छ,
इसमें आपका फिर क्या होगा, ये अच्छा आएगा तो ये भी क्या होगा, ये सब क्या होते हैं, जैसे 100 हो गया, 100 में कोई भी 100 होता है, ठीक है। बस आपका क्या होता है, इस ह को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये ऐसा सा होता है। तो सब जितने होते हैं क्या होते हैं आपका, सब क्या होता है, इनको हकार ध्वनि वाले होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बुलाता है, महाप्राण बुलाया जाता है। तो दोस्तों मेरे तरफ से क्या हो गया, आपका वर्णमाला फिनिश हो गया। तो मैं बस आप लोगों से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने कमेंट दीजिए, साथ ही साथ क्या करिए, मेरा सपोर्ट करिए, आप आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।